आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं ममता बिश्नोई आपकी बायोलॉजी एजुकेटर श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। स्टूडेंट्स, जो हमारी 12th के लिए क्लास चल रही है बायोलॉजी की, उसके अंदर आपको पता होगा जो हमारा टॉपिक चल रहा था अध्यावरणीय तंत्र, यानी हमने जो मानव शरीर वाले या जंतु विज्ञान वाले टॉपिक स्टार्ट किए थे, यूनिट थी वो 6, उसको हमने स्टार्ट किया था और सबसे पहला टॉपिक लिया था हमने अध्यावरणीय तंत्र, जिसके कुछ पार्ट हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने अध्यावरणीय तंत्र यानी पूरे शरीर को जो तंत्र बनाने वाला पार्ट होता है उसके बारे में हमने पढ़ा था। और उसके कुछ जो सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलेंगे हम अधिचर्म। अधिचर्म को हमने पढ़ लिया था। अधिचर्म में कितनी परत होती है, वो कौन सी परत क्या क्या काम करती है, वो सब भी हमने देखा था। फिर हम जो दूसरा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है चर्म, यानी हमने जो त्वचा की अपने सबसे ऊपरी परत होती है अधिचर्म है, उसको हमने पढ़ लिया था। अब अधिचर्म के जो नीचे वाली परत होती है उसको हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है चर्म। अब देखिए आपके सामने लिखा हुआ है कि चर्म की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था, जब मैंने आपको अधिचर्म समझाया था कि अधिचर्म है वो एक्टोडर्मल होती है। एक्टोडर्मल यानी बाह्य स्तर से बनती है, जबकि जो चर्म है वो उसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है, यानी मध्य स्तर से होती है। एक बार वापस मैं आपको बता देती हूँ कि ये मेसोडर्म क्या है। तो मैंने आपको बताया कि माँ के शरीर में जब भ्रूण का परिवर्धन होता है तो उसके शरीर के अंगों को बनाने के लिए 3 लेयर्स बनती है, 3 परतें बनती है। सबसे जो बाहर वाली होती है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, बीच वाली होती है मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली होती है एंडोडर्म। ये एक भ्रूण है जिसके शरीर में तीनों लेयर्स बन गई है, और जो भ्रूण है उसका परिवर्धन हो रहा है माता के गर्भाशय में। देखिए ये जो पार्ट आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ये क्या है, गर्भाशय। और इसके अंदर जो रेड वाला पार्ट है, ये रेड वाला पार्ट क्या है, भ्रूण का शरीर है, जिसमें शरीर को बनाने के लिए 3 परतें बन गई है, जिसमें सबसे जो बाहर वाली होती है उसको बोलेंगे एक्टोडर्म, एक्टोडर्म। बीच वाली होगी मेसोडर्म और सबसे अंदर वाली होगी एंडोडर्म। सबसे अंदर वाली जो परत होगी उसको बोलेंगे हम एंडोडर्म। जब मैंने आपको एपिडर्मिस पढ़ाया था यानी अधिचर्म पढ़ाया था, तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि जो अधिचर्म है उसकी उत्पत्ति होती है एक्टोडर्म से होती है। इसका मतलब है कि जो भ्रूण के शरीर में जो सबसे बाहरी परत होगी वो किसका निर्माण करती है, वो अपनी त्वचा की सबसे ऊपरी परत का निर्माण करती है। तो इसलिए मैंने बोल दिया था कि जो अधिचर्म स्तर है वो इसकी उत्पत्ति कैसी होती है, इसकी उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है। लेकिन आपके सामने अभी जो चर्म लिखा हुआ है और इसमें पॉइंट लिखा हुआ है कि चर्म की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है, यानी जो अधिचर्म था उसको तो बनाया था बाहर वाले स्तर ने, इसलिए हमने बोल दिया कि ये इसकी उत्पत्ति एक्टोडर्म से होती है। लेकिन जो चर्म वाला स्तर है इसको कौन बनाएगा, इसको बनाएगा मेसोडर्म, यानी जो चर्म की उत्पत्ति है वो मध्य वाली स्तर से बनती है, इसी कारण इसको बोल दिया मेसोडर्म। या आपको कहा जा सकता है कि जो चर्म है वो मेसोडर्मल है। मेसोडर्मल का मतलब है कि उसका निर्माण है वो भ्रूण के मध्य स्तर से होता है। ठीक है, फिर आपके नीचे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि अधिचर्म के नीचे स्थित होती है, यानी आप देखोगे कि जो त्वचा है उसकी सबसे बाहरी स्तर होती है उसको बोलेंगे अधिचर्म, और अधिचर्म के जो नीचे स्तर होता है उसको बोलेंगे चर्म। अब दूसरा और अंतर क्या है कि जो चर्म वाला भाग है वो अधिचर्म से 2 से 3 गुना मोटा होता है, यानी अधिचर्म जितनी होगी उससे मोटाई चर्म की है वो ज्यादा होगी। अब चर्म के अंदर और कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, तो देखिए सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है कि जो अधिचर्म वाला भाग है उसमें क्या क्या पाए जाते हैं, तंतुमयी संयोजी ऊतक। तंतुमयी संयोजी ऊतक का मतलब होता है कि ऐसे ऊतक जिनके अंदर तंतुओं के जैसी संरचना पाई जाएगी, जिसके कारण ये थोड़े कठोर हो जाएंगे, आधार प्रदान करेंगे। और संयोजी का मतलब होता है अंगों को जोड़ने वाला। और आपको पता होगा कि हमारे शरीर में संयोजी ऊतकों का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है वो है रक्त, क्योंकि रक्त एक अंगों से दूसरे अंगों तक जाएगा और क्या करेगा, अंगों को आपस में कनेक्ट करेगा। इसी कारण बोला गया है कि जो चर्म है उसमें तंतुमयी संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। अब तंतुमयी संयोजी ऊतक के एग्जाम्पल क्या क्या है, तो सबसे पहले रुधिर वाहिनियां। जैसे अब कि आपको पता है कि संयोजी ऊतक का उदाहरण क्या होता है, रक्त होता है, तो रक्त को सप्लाई करने के लिए जो नलिकाएं होगी उनको क्या बोलेंगे, रुधिर वाहिनियां, या हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स।
उसके अलावा पाई जाएगी तंत्रिकाएं। तंत्रिकाएं बोलते हैं जो तार हमारे मस्तिष्क से लेकर शरीर के अंगों तक जुड़े रहते हैं, उनको क्या बोलेंगे? तंत्रिकाएं या नर्व। उसके बाद कोलेजन तंतु, जो कोलेजन फाइबर होते हैं, कोलेजन का निर्माण करते हैं। और उसके पश्चात लिखे त्वक संवेदक, यानी त्वचा में पाए जाने वाले कुछ ऐसी संवेदी कोशिकाओं का समूह है जो बाहर से त्वचा में जो भी संवेदनाएं होगी उसको ग्रहण करने का काम करेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है त्वक ग्रंथियां, यानी त्वचा में उपस्थित ग्रंथियां। जैसे आपको पता है कि हमारे स्किन पर पसीना आता है तो कौन सी ग्रंथियां आप करेगी? स्वेट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथियां। उसी प्रकार तेल जैसे पदार्थ निकलते हैं वो स्तन ग्रंथि है, लार ग्रंथि है, ये सब भी किस में पाई जाती है? त्वचा में पाई जाती है, तो इनको बोलेंगे त्वक ग्रंथियां। और कुछ आपको पता है कि जो स्किन है उस पर रोम जैसी संरचना, बाल जैसी संरचना भी पाई जाएगी। तो वो बाल जिस स्तर में धसा हुआ रहेगा उसको क्या बोलेंगे? रोम पुट्टिका। तो आपको ध्यान क्या क्या रखना है अधिचर्म में कि ये चर्म है, इसकी उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। ये आवरण त्वचा में अधिचर्म के नीचे पाया जाता है। सबसे ऊपर वाला आवरण अधिचर्म और अधिचर्म के नीचे वाला है चर्म। फिर अधिचर्म से इसकी मोटाई है वो 2-3 गुना ज्यादा होती है, यानी इसमें 2 से 3 कोशिकाओं की लेयर्स होती है वो एक्स्ट्रा होती है। और जो अधिचर्म वाला भाग है उसके अंदर तंतुमयी संयोजी, यानी जो चर्म का भाग है अधिचर्म ने इसके अंदर होगा कि जो चर्म वाला भाग है उसके अंदर क्या क्या होंगे? तंतुमयी संयोजी ऊतक होंगे। और तंतुमयी संयोजी ऊतक में हम किसको मानते हैं? रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं, कोलेजन तंतु, कुछ संवेदी कोशिकाएं और जो त्वचा की ग्रंथियां होती है जैसे पसीना ग्रंथियां, तेलीय ग्रंथियां, ये लार ग्रंथियां, जो स्तन ग्रंथियां, और उसके अलावा रोम पुट्टिकाएं। ठीक है, तो ये आपके था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। देखिए आपके सामने जो डायग्राम दिखाया गया है उसके अंदर आपके लेयर्स दिखाई गई है। सबसे बाहर वाली मैंने आपको बताया, जो ये आपके सामने पूरी लेयर दिखाई दे रही है, ये लेयर है पूरी हमारे स्किन की। ये इतनी लेयर पूरी किसकी है? स्किन की है। अब जो त्वचा है उसका 2 भाग होता है, एक तो बाहरी भाग और एक आंतरिक भाग। सबसे ऊपर का भाग होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं अधिचर्म, या इसको बोलेंगे एपिडर्मिस। एपिडर्मिस या अधिचर्म। देखिए जो ऊपर वाला इतना सा पार्ट है इसको हमने क्या बोला? अधिचर्म, जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। और इस इतना से लेयर दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इसके अंदर 5 लेयर और पाई जाती है जो हमने पढ़ा था। अंकुरण स्तर, कणीय स्तर, किण स्तर, वो सब पढ़ा था हमने पिछली क्लास में। तो सबसे ऊपर आ गया अधिचर्म, और अधिचर्म के नीचे क्या पाया जाता है? चर्म। डर्मिस बोलते हैं चर्म को। ठीक है, और उसके बाद नीचे वाला पार्ट है हाइपोडर्मिस। ये अपने इंपॉर्टेंट है, अपने को 2 ध्यान रखना है कि जो त्वचा का सबसे ऊपरी स्तर होता है उसको बोलेंगे अधिचर्म, उससे नीचे वाला है चर्म। अधिचर्म की उत्पत्ति होती है वो एक्टोडर्म से होती है, जबकि जो चर्म की उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म से होती है। यानी भ्रूण में बाह्य परत से निर्माण होता है अधिचर्म का, और मध्य वाली परत से निर्माण होता है चर्म का। फिर चर्म में भी कुछ लेयर्स पाई जाते हैं, 2 अलग अलग भाग पाए जाते हैं, वो हम देखेंगे। उसके अलावा मैंने आपको बताया ना कि चर्म वाले स्तन में कोलेजन तंतु पाए जाते हैं, फाइब्रोब्लास्ट, इलास्टिन, इस प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है। कोलेजन तंतु होंगे जो क्या करेंगे? कोलेजन प्रोटीन का निर्माण करेंगे। आपको पता होगा कि बाल और नाखून में पाई जाने वाली प्रोटीन होता है कोलेजन, ये है बाल या रोम। और ये प्रोटीन क्या करती है? जो बाल होते हैं उनको बिल्कुल चिकना बनाती है, या उनको जो फ्रीजी होते हैं बाल उनको हटाती है वो गुण, जिसके कारण जो बाल होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा शाइनिंग रहती है। तो केराटिन प्रोटीन होती है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है बाल और नाखूनों के लिए। और इस प्रोटीन को बनाने वाले जो कोलेजन तंतु है, देखो बाल वाली संरचना पाई जाती है एपिडर्मिस के भी ऊपर, यानी अधिचर्म के ऊपर पाए जाते हैं बाल। और जो चर्म के अंदर पाई जाती है इनको बनाने वाली प्रोटीन के तंतु, यानी कोलेजन तंतु कहाँ पर होंगे? चर्म में होंगे। जबकि बाल कहाँ पर उगेंगे? बाल उगेंगे अधिचर्म से भी ऊपर, क्योंकि ये बाह्य कंकाल का भाग बनाते हैं। देखिए आपके सामने 2 डायग्राम क्यों बताया गया? क्योंकि एक जो वयस्क व्यक्ति के अंदर है, एक वृद्ध व्यक्ति के अंदर है। जैसे इसमें देखिए आपको जो हेयर है वो ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, जबकि इसके अंदर कैसे दिखाई दे रहे हैं? व्हाइट। यानी ये जो ओल्ड एज है पर्सन उसके अंदर है, और जो ये नवयुवक होता है, टीनेज होता है, उसके अंदर बाल कैसे होते हैं? काले कलर के होंगे। तो ये संरचनाएं आपको दिखाई दी गई। तो आपको ध्यान रखना है कि त्वचा के मुख्य रूप से 2 स्तर है, सबसे बाहर वाला अधिचर्म और उसके अंदर वाला चर्म।
फिर नेक्स्ट हम देखते हैं चर्म के दो स्तर और कौन कौन से होते हैं। जो पहला स्तर होता है उसको बोलेंगे पेपिलरी स्तर, और जो दूसरा होता है उसको बोलेंगे जालिका स्तर। अब देखिए जो चर्म वाला पार्ट है उसके अंदर दोनों स्तर कैसे होंगे, ये आपके सामने है। जो ये इतना पार्ट है ये किसका पार्ट है, ये है चर्म का। और ये जो संरचना है आपके सामने ये किसकी है, अधिचर्म की, अधिचर्म, या इसको बोल सकते हैं हम एपिडर्मिस। अब देखिए जो आपको ये सामने डायग्राम दिखाई दे रही है, डायग्राम किसका बनाया हुआ है, चर्म का। वैसे तो ये पूरी लेयर होती है जो अपनी स्किन है उसकी, लेकिन इसमें मेनली हमें कौन सा देखना, चर्म देखना, क्योंकि एपिडर्मिस को देखिए अधिचर्म को हटा दिया गया। वैसे हटी भी नहीं होती है, इसने क्यों हटा दिया, क्योंकि हमने अधिचर्म को पढ़ लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, जो नीचे वाला पार्ट बचता है वो कौन सा पार्ट है, चर्म। मैंने आपको बताया था जब पिछली क्लास हमने पढ़ी थी कि अधिचर्म का जो सबसे निचला स्तर होता है वो होता है अंकुरण स्तर। देखिए ये जो स्तर है ना, ये कौन सा स्तर होता है, अंकुरण स्तर। और उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जो अंकुरण स्तर होता है वो चर्म की सतह से जुड़ा रहता है, क्योंकि ये अधिचर्म का सबसे निचला हिस्सा है। तो ये किससे जुड़ा हुआ रहेगा, ये यहाँ से चर्म से हिस्से वाले से जुड़ा रहता है। तो अभी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा जो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि जो अधिचर्म का सबसे निचला स्तर होता है उसको बोलेंगे अंकुरण स्तर। और ये एक साइड से किससे जुड़ा रहता है, चर्म से जुड़ा रहता है, क्योंकि जस्ट इसके नीचे फिर चर्म वाला पार्ट आ गया है। अब जो चर्म वाला भाग है इसके अंदर दो लेयर्स होती है, पेपिलरी लेयर और रेक्टिकुलर लेयर, यानी पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर, रेक्टिकुलर लेयर, और ये हो गई पेपिलरी लेयर। ठीक है, तो आपको चर्म में दोनों स्तर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला है पेपिलरी स्तर और दूसरा है जालिका स्तर। अब देखिए मैंने आपको पेपिलरी स्तर में क्या पॉइंट बताया, जो पेपिलरी स्तर होता है वो अधिचर्म इसी पर टिकी रहती है। बिल्कुल होगा, क्योंकि ये चर्म का ऊपरी स्तर है तो ऊपर इसके अधिचर्म आ जाएगी, तो अधिचर्म किस स्तर पर टिकी हुई रहती है, पेपिलरी स्तर पर। देखिए ये जो स्तर है ये इसके बाद कौन सा भाग आ गया, अधिचर्म का भाग आ गया। तो ये सबसे वाले ऊपर वाली परत पर ही तो अधिचर्म टिकी हुई रहेगी। यहाँ हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो अधिचर्म का अंकुरण स्तर है और चर्म का पेपिलरी स्तर है वो आपस में दोनों एक दूसरे के कनेक्ट रहेंगे, क्योंकि चर्म का सबसे ऊपरी स्तर आ गया पेपिलरी स्तर और अधिचर्म का सबसे निचला स्तर आ गया अंकुरण स्तर। तो अंकुरण स्तर और पेपिलरी स्तर आपस में एक दूसरे के कनेक्ट रहेंगे। या अगर आप सिर्फ अधिचर्म पढ़ रहे हो तो आप ऐसा कह सकते हो कि अधिचर्म का अंकुरण स्तर है वो चर्म के कांटेक्ट में रहता है, और जब आप चर्म इस पढ़ रहे हो तो आप क्या बोलोगे कि चर्म का पेपिलरी स्तर है वो अधिचर्म स्तर के कांटेक्ट में रहता है। तो जो पहली लेयर है वो पेपिलरी लेयर, यानी इसमें लिखा हुआ है कि ये स्तर है वो, देखिए यहाँ तक आ गया पेपिलरी स्तर, और उसके जस्ट ऊपर ये क्या आ गया, एपिडर्मिस या अधिचर्म। तो अधिचर्म के बिल्कुल चिपका हुआ रहेगा कौन सा लेयर, पेपिलरी लेयर या पेपिलरी स्तर। अधिचर्म इसी पर टिकी रहती है, और पेपिलरी स्तर में क्या होगा, इसमें तंतु रुधिर वाहिनियों की अधिकता होती है। देखिए इस स्तर के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि जो तंतु है वो भी ज्यादा मात्रा में होंगे, और रुधिर वाहिनी, ये जो भाग है ये किसका है, रुधिर वाहिनियों का है, वो भाग भी किस में ज्यादा होंगे, पेपिलरी लेयर में। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना कि जो पेपिलरी लेयर है वो रेक्टिकुलर लेयर की तुलना में है वो थोड़ा सा पतला होता है, यानी पेपिलरी स्तर की जो मोटाई है वो जालिका स्तर की तुलना में थोड़ी सी कम होती है। पेपिलरी स्तर पतला होता है जबकि जालिका स्तर है वो मोटा होता है। देखिए पतला स्तर है जबकि ये जालिका स्तर कैसा है, मोटा स्तर है। इसमें त्वक ग्रंथियां पाई जाएगी, यानी त्वचा की जो ग्रंथियां होती है ना, पसीने वाली ग्रंथियां, दुग्ध ग्रंथियां, वो सब ग्रंथियां किस स्तर में पाई जाती है, अगर मोटे रूप में पूछा जाए तो ये ग्रंथियां चर्म वाले भाग में उपस्थित रहती है। और चर्म वाले भाग के भी किस लेयर के अंदर, किस परत के अंदर, तो ध्यान रखना जालिका स्तर के अंदर जो रोम की पुट्टिका होती है। देखिए रोम क्या होगा, ये आपके सामने देखिए, ये जो रोम या बाल है ये उगे हुए आपको बाहर दिखाई देंगे, किस स्तर पर, अधिचर्म स्तर पर। लेकिन यहाँ पर अंदर बिल्कुल आकर ही इसकी जो अंदर वाला आधार वाला खांच है इसको बोल देंगे रोम पुट्टिका।
तो रोम पुट्टिका वाला भाग किस लेयर में उपस्थित है? चरम की जालिका स्तर के अंदर रोम वाली पुट्टिका स्थित है, जबकि रोम फिर निकलकर त्वचा से बाहर जा रहा है, यानी अधिचर्म से भी ऊपर जा रहा है। लेकिन जो रोम की बिल्कुल बेस वाली एक घुंडी के समान संरचना होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्त वाहिनियां पाई जाती है, वो वाला भाग कहाँ पर पाया जाएगा? वो वाला भाग पाया जाएगा चरम के जालिका स्तर में। ध्यान रखना, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर में आपको डायग्राम भी दिखाई दे रहा है और इसके अंतर भी मैं साथ साथ बोलती जा रही हूँ, तो आपके स्टूडेंट्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि जो पेपिलरी स्तर है वो थोड़ा सा पतला होता है, जबकि जालिका स्तर है वो मोटा होता है। पेपिलरी और जालिका दोनों चरम के दोनों स्तर है। जो पेपिलरी स्तर है वो ऊपर है, जबकि जालिका स्तर है वो नीचे है। पेपिलरी स्तर में क्या क्या पाए जाते हैं? कुछ तंतु पाए जाते हैं और रक्त वाहिनियां पाई जाती है, जो रक्त का क्या करती है? परिवहन करती है। जबकि जालिका स्तर के अंदर क्या पाई जाती है? जो हमारे त्वचा में ग्रंथियां होगी ना, जैसे पसीना ग्रंथि देखो खुलेगी तो यहाँ पर आकर और यहाँ से क्या स्राव करेगी? पसीना स्रावित करेगी। लेकिन इसका सबसे आधार कहाँ पर होगा? इस चरम वाला जालिका स्तर है, इसके अंदर इसका आधार होगा। ये आपको जो येलो कलर में कुछ दिखाई दे रही है, ये आपको ये देखिए जो रेड रेड जैसे कलर में आपको पिंक कलर में दिखाई दे रही है, ये सब क्या है? त्वचा ग्रंथि। आपको ये दिखाई दे रही है बिल्कुल, देखिए सांप के जैसी संरचना है, जैसे सांप चल रहा है, तो ये सांप यहाँ पर जो बिल्कुल उसका आधारी भाग बैठा है, मतलब त्वचा ग्रंथियां उत्पन्न यहाँ से हुई है, लेकिन फिर ये नलिकाएं जाकर वापस त्वचा पर खुल रही है, मतलब यहाँ पर ये क्या करेगी? पसीने का स्राव करेगी। उसी प्रकार जो स्तन ग्रंथियां होती है वो भी इस जालिका स्तर में पाई जाती है, और वो स्तर जो संरचना है स्किन की सबसे ऊपरी अधिचर्म पर जाकर ये क्या करती है? दूध का स्राव करती है। तो दोनों पॉइंट ध्यान रखना। अधिचर्म के जो चरम के जो दोनों पार्ट है, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर, इनमें क्या क्या अंतर है और ये किस प्रकार दिखाई देते हैं? पेपिलरी स्तर होता है वो पतला होता है, जालिका स्तर मोटा होता है। पेपिलरी स्तर में क्या पाई जाएगी? रक्त वाहिनियां पाई जाएगी, और जालिका स्तर के अंदर जो त्वचा की होती है ग्रंथियां वो भी पाई जाएगी। ठीक है, फिर देखते हैं हम त्वक ग्रंथियां रोम पुट्टिका, यानी रोम निकला हुआ तो अधिचर्म से भी बाहर निकलता है, लेकिन जो रोम का आधारी भाग होता है उसको बोलेंगे रोम पुट्टिका, और इस भाग में सर्वाधिक रक्त वाहिनियां पाई जाती है जो पूरी त्वचा के अंदर ब्लड का सप्लाई करती है। ध्यान रखना, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो अधिचर्म है ना उसमें रक्त वाहिनियां नहीं पाई जाएगी। देखिए आपको ये जो रेड और ब्लू कलर में नलिकाएं या ट्यूबल्स दिखाई दे रही है, ये क्या है? रक्त वाहिनियां। दो प्रकार की होती है, एक होती है सीरा और एक होती है धमनी। जो आपको लाल कलर की दिखाई दे रही है वो क्या है? सीरा। देखिए ये आपको रेड रेड दिखाई दे रही है जहां पर भी, वो संरचना है क्या है? वो है धमनी। और जो ब्लू कलर में दिखाई देगी यानी नीले या बैंगनी कलर में होती है वो क्या होती है? सीरा। ये जो बैंगनी कलर वाली है ये है सीरा, और जो ये लाल कलर वाली रेड कलर वाली है ये है धमनी, यानी वेन और आर्टरी। जो ब्लू कलर होगा वो होगी वेन और रेड कलर वाली होगी आर्टरी। तो ये आप देख रहे हो कि ये सीरा और धमनी यानी रक्त वाहिनियां सिर्फ किस भाग में उपस्थित है? चर्म वाले भाग में उपस्थित है। ये एपिडर्मिस यानी अधिचर्म वाला तो हमने साइड में ही कर लिया है, लेकिन इस स्तर में कोई भी रक्त वाहिनी उपस्थित नहीं है। रक्त वाहिनी सिर्फ किस भाग में उपस्थित है? चर्म वाले भाग में उपस्थित है। तो ध्यान रखना, जो अधिचर्म है उसमें रक्त आपूर्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि रक्त वाहिनियां किस भाग तक पहुंच पाती है? रक्त वाहिनी है वो चर्म वाले एरिया में ही कवर रहती है, आगे एरिया में नहीं पहुंच पाती है। जबकि जो पसीने वाली ग्रंथियां हैं, दूध वाली ग्रंथियां हैं, ये चर्म से उत्पन्न होगी और कहाँ तक जाएगी? अधिचर्म से भी बाहर तक जाएगी। तो ये पॉइंट ध्यान रखना आप। दोनों स्तर हमने समझे, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। जो चर्म के दोनों स्तर होते हैं, पेपिलरी है वो पतला होता है जबकि जालिका स्तर मोटा होता है। पेपिलरी स्तर पर ही जो अधिचर्म की अंकुरण स्तर है वो टिका रहता है, यानी जो चर्म का पेपिलरी स्तर और अधिचर्म का अंकुरण स्तर आपस में जुड़े हुए रहते हैं। फिर पेपिलरी स्तर में पाए जाते हैं कुछ तंतु और रुधिर वाहिनियां पाई जाती है, जबकि चर्म वाले स्तर में पाई जाती है ग्रंथियां। ये जालिका स्तर में पाई जाती है ग्रंथियां और रोम वाली पुट्टिकाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने ये देखा जो चर्म के दोनों स्तर थे, पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। देखिए चर्म के निचले भाग में मोटा वसीय ऊतक स्तर पाया जाता है
और ये वसा स्तर त्वचा को सुडौल बनाता है। मतलब आपकी जो ऊपर की स्किन है वो लेयर है बिल्कुल पतली है, वो तो लगभग सभी में एक जैसी होती है, लेकिन अगर किसी के हाथ पैर की जैसे मोटाई ज्यादा है, मतलब वो मोटाई ज्यादा किसके कारण आती है, वसीय ऊतक के कारण आती है। यदि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन का पाचन होने के बाद अगर जो भोजन काम में ले लिया जाएगा जिसमें से एनर्जी निकाल ली जाएगी, उसके बाद भी अगर कुछ जो भोजन है वो उसका पाचन होने के बाद एक्स्ट्रा बचता है, जैसे ग्लूकोज बच गया, तो ग्लूकोज उसको लीवर है वो ग्लाइकोजन के रूप में चेंज कर देगा और संग्रह कर देगा। उसी प्रकार अगर हमारे शरीर में ज्यादा फैट हो गई है, वसा ज्यादा एकत्रित हो गई है, तो वो वसा जाकर कहाँ पर एकत्रित होने लगती है, वसा जाकर हमारी त्वचा की निचली सतह पर क्या होगी, एकत्रित हो जाएगी, जिससे अपने क्या हाथ पैर अपन मतलब हम मोटे हो जाते हैं। तो ध्यान रखना, जो शरीर की मोटाई बढ़ती है वो किस स्तर के कारण बढ़ती है, वो वसीय ऊतक स्तर के कारण बढ़ती है। यानी शरीर के अंदर जो एक्स्ट्रा फैट चली गई है वो अपनी त्वचा के नीचे जाकर जमने लगती है। चर्म के निचले भाग में मोटा वसीय ऊतक स्तर पाया जाता है और ये ताप रोधी स्तर बनाता है। मतलब ये शरीर के टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर से मिलने नहीं देता। आपने सुना होगा कि जो मानव होता है वो समतापी प्राणी होता है। समतापी प्राणी का मतलब है कि हमारे शरीर का तापमान है ना वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सर्दियों के मौसम में बाहर तापमान कम है तो हमारे शरीर का तापमान कम हो गया, या गर्मियों में बाहर का तापमान ज्यादा है तो हमारे शरीर का तापमान बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। जो मानव शरीर का तापमान है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा नियत रहता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट है वो कांस्टेंट रहता है। कभी भी ये तापमान चेंज नहीं होता है, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, कैसा भी मौसम हो, मानव के शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। इसका मतलब मनुष्य के शरीर में तापमान है वो नियत रहता है, इसी कारण मनुष्य को बोला जाता है समतापी। तो इस तापमान को बाहर वाले तापमान से नहीं मिलने के लिए बीच में जो अवरोध परत होगी वो कौन सी होगी, वसा वाली होगी। तो ये तापरोधी स्तर बनाती है। मतलब जो वसा वाली स्तर है वो अंदर वाले टेम्परेचर और बाहर वाले टेम्परेचर को आपस में मिक्स नहीं होने देती। अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता, सर्दियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता और गर्मियों में हमारे शरीर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता। फिर हमें क्या करना पड़ता, जैसे कुछ जीव जंतु करते हैं, हमें सर्दियों के मौसम में फिर उन स्थानों पर जाना पड़ता जहाँ थोड़ा सा गर्मी है, और गर्मियों में के मौसम में हमें उन स्थानों पर जाना पड़ता है जहाँ पर थोड़ी सी ठंड होती है। लेकिन हमारे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर कैसा है, समतापी है। चाहे बाहर सर्दी हो गर्मी हो, हमारे शरीर का तापमान हमेशा 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा। ठीक है, तो इस टेम्परेचर को अंदर ही फिक्स रखने के लिए बाहर से टेम्परेचर को ना मिल पाए, इसके लिए बीच में अवरोध परत का काम कौन करता है, वसीय ऊतक स्तर करता है। ठीक है, तो वसीय ऊतक स्तर के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना आप। सबसे पहला पॉइंट है ये चर्म के निचले भाग में पाया जाता है। इसके ये त्वचा को सुडौल बनाता है, मतलब मोटा बनाता है, और ये क्या काम करता है, तापरोधी स्तर का काम करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपके था, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टूडेंट्स का, जो भी ये पॉइंट थे अभी। ये आपके चर्म के दोनों स्तर दिए गए हैं इसमें, जिसमें पेपिलरी स्तर और जालिका स्तर। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं त्वचा के व्युत्पन्न। यानी हमने त्वचा के दोनों स्तर तो पढ़ लिए, अधिचर्म और चर्म। उसके अलावा जो त्वचा होती है उसके कौन कौन से ऊपर अन्य भाग है जो उत्पन्न पाए जाते हैं। तो हमने देखा था सबसे पहले त्वचा में तो क्या पाए जाते हैं, रोम या बाल पाए जाते हैं, या हेयर बोलेंगे इनको। और उसके अलावा कुछ त्वचा की ग्रंथियां भी पाई जाती है। त्वक यानी त्वचा को बोलते हैं, या हम इसे त्वचा भी बोल सकते हैं, त्वचा की ग्रंथियां। त्वचा में कौन कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है ये भी आपके सामने लिखा हुआ है। तो देख सकते हो कि त्वचा के जो व्युत्पन्न है वो दो प्रकार के होते हैं, रोम और त्वचा की ग्रंथियां। तो देखिए स्टूडेंट्स, रोम के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि जो बाल होते हैं वो त्वचा पर पाए जाते हैं। बाहर वाला जो भाग होता है वो क्या दिखाई देता है, अंदर वाला भाग कैसा होता है, उसका कौन सा भाग क्या काम करता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे जो त्वचा में ग्रंथियां पाई जाती है। जैसे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ आपके पास श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथि को क्या बोला जाता है, पसीना ग्रंथियां।
क्योंकि ये ग्रंथियां क्या करेगी, पसीने का स्राव करेगी, इसी के कारण इनको बोला जाता है पसीना ग्रंथियां, जो त्वचा में पाई जाती है और त्वचा के ऊपर जाकर यानी अधिचर्म के ऊपर जाकर ये क्या करेगी, पसीने को स्रावित करेगी। फिर दूसरी है तेल ग्रंथि या सीबेसियस ग्रंथि, यानी जो तेल पदार्थों का, अपन देखते हैं ना हमारी जो स्किन होती है वो थोड़ी ऑयली होती है, क्यों होती है, क्योंकि तेल ग्रंथियों के द्वारा थोड़े थोड़े तेल का स्राव किया जाता है त्वचा के ऊपर, जिसके कारण जो त्वचा है वो थोड़ी सी तेली होती है, ज्यादा शुष्क नहीं होती है। फिर है स्तन ग्रंथियां, सीरोमिनस ग्रंथियां, जो स्तन ग्रंथियां होती है स्तनों में पाई जाती है। जो मेमल्स यानी स्तनधारी है उनका महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि उनमें कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है, स्तन ग्रंथियां पाई जाती है जो दूध का निर्माण करती है। सीरोमिनस ग्रंथियां कान में पाई जाती है, वक्षण ग्रंथियां, मीबोमियन ग्रंथियां, जेस ग्रंथियां, इन सब ग्रंथियों को अपन आगे विस्तार से पढ़ने वाले हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि त्वचा के व्युत्पन्न है, यानी जो त्वचा के भाग तो थे अधिचर्म और चर्म, उसके अलावा त्वचा से और कौन कौन सी संरचनाएं उत्पन्न होती है उसको हम बोलेंगे त्वचा के व्युत्पन्न। तो ये दो प्रकार की होती है, पहले है रोम या बाल और दूसरी है त्वचा की ग्रंथियां, जो आपके सामने 7 प्रकार की त्वचा ग्रंथियां लिखी हुई है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं रोम या बालों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो रोम यानी बाल का निर्माण होता है वो अधिचर्म की सजीव तथा सक्रिय मेलपीगी स्तर से निर्मित होता है। देखिए हमारे जो बाल को बनाने वाली कोशिकाएं होती है ना, वो कैसी होती है, सजीव होती है। सजीव का मतलब है वो कोशिकाएं हमेशा विभाजन करेगी और नई कोशिकाओं को बनाएगी, जिससे बाल की क्या होती है, वृद्धि होती रहती है। और सक्रिय कोशिकाएं होगी जिनके अंदर उपापचयी क्रिया भी होती रहेगी, जो कोशिका द्रव्य है वो पर्याप्त मात्रा में पाया जाएगा। तो ध्यान रखना, रोम का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है वो सजीव होती है, और वो किस स्तर से बनती है, सक्रिय मेलपीगी स्तर से। फिर रोम की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, बहुत सारे भाग पाए जाते हैं। अभी मैं 2-3 पार्ट है उसका आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ कि रोम की संरचना के कौन कौन से भाग होते हैं। देखिए ये आपकी स्किन है, इस पर आपको ये रोम बाल दिखाई दिया, क्या ये रोम इतना ही होता है? बिल्कुल नहीं होता है, क्योंकि अंदर भी इसका बहुत सारा पार्ट होता है। तो उन सब जो भाग होते हैं रोम के, उनको हम अध्ययन करेंगे कि कौन सा भाग कहाँ पर पाया जाता है और रोम का कौन सा भाग क्या कार्य करता है। तो इस आधार पर रोम की संरचना में हम सब इनको पढ़ेंगे कि रोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं। सबसे पहले आपके सामने लिखा हुआ है रोम पुटक। रोम पुटक किसको बोलेंगे, ये आपको जो रोम के आधार में थैली जैसी संरचना दिखाई दे रही है उसको क्या बोलेंगे, रोम पुटक। और ये सबसे रोम का नीचे का भाग है, आधार का भाग है, इसलिए इसको कहा जाता है रोम का आधार। तो आपके क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि रोम का आधार क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना, जो रोम का आधार है वो क्या कहलाएगा, रोम पुटक। ये कैसी संरचना होती है, थैली के आकार की संरचना होती है। तो ध्यान रखना रोम पुटक क्या होता है, मैं आपको वापस डायग्राम में शो कर रही हूं। देखिए आपको जो ये संरचना दिखाई दे रही है इसके अंदर आपको रोम पुटक दिखाई दे रहा है, बिल्कुल आधार वाला भाग जिसमें लिखा हुआ है हेयर फॉलिकल, यानी जो रोम पुटक है, यानी ये जो रोम वाली संरचना ये कहां से निकल गई, ये वाली परत है वो है एपिडर्मिस यानी अधिचर्म। अधिचर्म। और उसके बाद वाला जो भाग आ गया वो है चर्म। ये जो अधिचर्म की आपके स्तर बताई हुई है, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम जर्मिनेटिव, यानी सबसे अंदर वाली लेयर है अंकुरण स्तर, और सबसे बाहर वाली स्तर बता दी गई आपको स्ट्रेटम कॉर्नियम। ये जो इतनी कोशिकाओं वाला पार्ट है ये किसका है, अधिचर्म। और आप देखते हो कि जो रोम निकला तो बिल्कुल आधार से, लेकिन कहाँ तक बाहर जा रहा है, अधिचर्म से भी क्या जा रहा है, बाहर जा रहा है। आप देखोगे बाल आपको अगर इतना दिखाई दे रहा है तो आप उसको खींच के निकालोगे तो उसके अंदर का कुछ पार्ट भी बाहर निकल कर आएगा। यह इरेक्टर पिलाई मसल्स, ये आगे मैं आपको बताऊंगी। ये है सीबेसियस ग्लैंड, यानी जो तेलीय पदार्थ का स्राव करने वाली होती है, पसीने का स्राव करने वाली होती है। ये सब ग्रंथियां कौन से भाग में पाई जाती है, मैंने आपको बताया था डर्मिस या चर्म वाले पार्ट में पाई जाती है ये, और त्वचा से बाहर निकलती है, यानी एपिडर्मिस या अधिचर्म से भी बाहर निकलेगी और क्या करेगी, पसीने का या तेलीय पदार्थों का या दूध का क्या करेगी, स्राव करेगी।
तो ये ग्रंथियां होती है वो पाई जाती है चर्म वाले पार्ट में और पदार्थ का सिक्रेशन करती है अधिचर्म से भी बाहर जाकर। हेयर फॉलिकल, हेयर रूट, यानी ये होती है बाल की जड़। डर्मल ब्लड वेसल्स, देखिए जो बिल्कुल आधार वाला भाग होता है ब्लड का, ये जो हेयर का, बाल का, और उसके अंदर काफी ब्लड वेसल्स पाई जाती है, रक्तवाहिनियां पाई जाती है। ये क्या करेगी, ये रक्तवाहिनी आ रही है ना, ये जो हेयर की रूट है यानी रोम की जड़ है, उसको क्या करेगी, रक्त आपूर्ति करेगी। ठीक है, तो इसलिए ब्लड वेसल्स पाई जाती है। तो सबसे पहले मैंने बता दिया आपको रोम पुटक, जो रोम का बिल्कुल आधारी भाग होता है, थैली के आकार की संरचना होती है। रोम के बिल्कुल आधार वाला भाग जो थैली जैसी संरचना होती है उसको हम क्या बोलेंगे, रोम पुटक। फिर जो दूसरा भाग लिखा हुआ है आपके सामने, रोम की जड़, यानी बिल्कुल जो रूट वाला पार्ट अभी मैंने आपके सामने शो किया। देखिए रोम जड़ यानी हेयर रूट, ये जो रोम का बिल्कुल आधार, जैसे कोई पौधा होता है उसकी जड़ होती है, उसी प्रकार जो बाल होते हैं उनकी भी क्या होती है, रूट या जड़ होती है। तो जो बाल है उसकी जड़ दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, फिर अगला भाग देखते हैं हम, रोम पेपिला। अब रोम पेपिला क्या होता है कि रोम पुटक के पेंदे पर उपस्थित गड्ढा जिसमें रक्तवाहिनियों का जाल होता है वो क्या कहलाता है, रोम पेपिला। देखिए ये जो नीचे वाला पूरा पार्ट है इसको क्या बोलेंगे, रोम पुटक। और इस रोम पुटक, ये है रोम पुटक, हेयर फॉलिकल यानी रोम पुटक। लेकिन इसके जो बिल्कुल आधार वाला भाग होगा ना रोम पुटक के, उसको क्या बोलेंगे, रोम पेपिला। ये वाला जो आपको गड्ढे जैसा भाग दिखाई दे रहा है इसको क्या बोलेंगे, रोम पेपिला। और इसके अंदर ये रक्तवाहिनियां आ रही है, जो रक्तवाहिनियां क्या करेगी, रोम की जो जड़ है उसको क्या करेगी, पोषण प्रदान करेगी। तो ये आपको तीन पार्ट एक साथ में ध्यान रखना है। जो नीचे वाला पूरा पार्ट है इसको बोलेंगे हेयर फॉलिकल यानी रोम पुट्टिका। रोम पुट्टिका में जो रोम का नीचे वाला ये पार्ट है ये है रोम की जड़। और सबसे नीचे जो रोम पुट्टिका में है एक बिल्कुल गड्ढे के जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये बिल्कुल गड्ढे जैसी संरचना है। और इसके अंदर ये क्या आ रही है, रक्तवाहिनियां आ रही है। देखिए आपको ये दो रक्तवाहिनियां दिखाई दे रही है, ये तो है धमनी और ये रक्तवाहिनी है शिरा। ये दोनों रक्तवाहिनियां आएगी इस रोम पेपिला वाले भाग में जो कि बिल्कुल गड्ढे जैसी संरचना है। और यहाँ पर आकर ये क्या करेगी, यहाँ पर रक्त की आपूर्ति करेगी, जिसके कारण जो हेयर की जड़ है उसको क्या प्राप्त होगा, पोषण प्राप्त होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ये तीनों लेयर समझ आई। रोम पुट्टक के पेंदे पर उपस्थित गड्ढा जिसमें रक्तवाहिनियों का जाल होता है वो क्या कहलाएगा, रोम पेपिला। ये रक्तवाहिनियां पोषक पदार्थ को रोम की जड़ में पहुंचाती है। आपको पता है कि जो आप भोजन में पोषक पदार्थ लेते हो, न्यूट्रिएंट्स लेते हो, वो अपने जो बाल है उनको भी मिलता है। इसलिए बोला गया है कि अगर ज्यादा हेयर डैमेज हो रहे हैं या ज्यादा बाल गिर रहे हैं आपके, तो आपको बोला जाता है कि मतलब आप अच्छे पौष्टिक आहार लो, अच्छे पोषक पदार्थ लो, जिससे इनकी हमारी जो बालों की ग्रोथ होती है वो भी अच्छी तरह होती है और इससे बहुत अच्छा फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है, आपने सोचा होगा कि जो हेयर है वहां तक पोषक पदार्थ कैसे पहुंचता होगा। तो देखिए अभी इस संरचना में आपको पता चल रहा है कि जो रोम है उसकी जड़ के अंदर रक्तवाहिनियां पोषक पदार्थ को पहुंचा रही है। यानी आपने जो भी भोजन किया, उसका पाचन किया, उसमें से जो भी पोषक पदार्थ है वो रक्त के अंदर अवशोषित कर लिए और यहाँ पर रक्तवाहिनियां आकर इस रक्त के अंदर क्या कर रही है, देखिए पोषक पदार्थ पहुंचा रही है। अगर इस रोम को यहाँ पर अच्छे पोषक पदार्थ मिलेंगे तो इसकी ग्रोथ भी क्या होगी, अच्छी होगी। इसमें ज्यादा मात्रा में केराटिन प्रोटीन पाई जाएगी, जिससे बालों की शाइनिंग है वो भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये संरचना ध्यान रखना रोम वाली। रोम के कुछ और पार्ट भी बचते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, वापस एक बार मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके सामने। यानी कल पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अधिचर्म वाला स्तर। यानी आपको पता है हमारी त्वचा में दो स्तर होते हैं, सबसे पहला है अधिचर्म और उसके बाद वाला चर्म। तो कल हमने पिछली क्लास में पढ़ा था अधिचर्म के जो 5 स्तर थे उनको हमने पढ़ा था, और आज हमने पढ़े थे चर्म के स्तर। यानी त्वचा के दो मुख्य पार्ट है, अधिचर्म और चर्म। अधिचर्म में हमने 5 लेयरों को कल विस्तार से पढ़ा था, और आज हमने चर्म की जो 2 लेयर है उसमें पढ़ा था। दोनों लेयर कौन कौन सी है, पेपिलरी स्तर और जाली का स्तर।
आपके सामने दिखाई दे रही है चर्म वाला पार्ट, जो ऊपर बिल्कुल पतला लेयर है वो क्या है, पेपिलरी स्तर है, और नीचे जो मोटा पार्ट है वो क्या है, जाली का स्तर है। पेपिलरी स्तर के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो पेपिलरी स्तर के अंदर पाए जाते हैं तंतु और रुधिर वाहिनियां, जबकि जाली का स्तर में होते हैं त्वचा की जो ग्रंथियां होती है, पसीने वाली, दूध वाली, तेलीय पदार्थ वाली, और पाई जाती है रोम की पुट्टिका। तो ध्यान रखना, रोम पुट्टिका किस स्तर में पाई जाती है, रोम पुट्टिका चरम स्तर में पाई जाती है, और चरम के कौन से स्तर में, जाली का स्तर में। ध्यान रखना, अभी हम जो रोम पुट्टिका पढ़ रहे थे ये चरम के किस स्तर में पाई जाएगी, जालिका वाले स्तर में पाई जाएगी। ये देखिए, ये आपको रोम दिखाई दे रही है, ये संरचना, और ये नीचे वाला भाग है रोम पुट्टिका जो किस स्तर में पाई जाएगी, ये वाला आपके जाली का स्तर। इसके अंदर क्या उपस्थित है, रोम पुट्टिका, जहां से निकलकर रोम ऊपर जा रहे हैं। तो आपको ये एक स्ट्रक्चर दिखाई दिए, बाकी सारे नहीं बताए गए। फिर नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि जो अधिचर्म और चर्म आता है, उसके बाद जो नीचे कुछ वसा होती है हमारे शरीर में, एक्स्ट्रा फैट जम जाती है, वो किस स्तर के नीचे जमती है, तो चर्म के नीचे वाले भाग में वसा है वो जम जाती है, जिसके कारण हमारा शरीर सुडौल बन जाता है, यानी मोटाई बढ़ जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो वसा वाला ऊतक स्तर होता है, ये अपने शरीर में तापरोधी स्तर बनाता है, यानी बाहर के वातावरण के तापमान को शरीर के वातावरण के तापमान के साथ मिक्स नहीं होते हैं देता, अलग रखता है। यही कारण है कि मानव है वो समतापी प्राणी, यानी उसके शरीर का टेम्परेचर है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 फ़ारेनहाइट रहता है। क्योंकि वातावरण के तापमान के साथ अगर ये तापमान मिल जाता तो सर्दियों में हमारे शरीर का तापमान कम हो जाता और गर्मियों में शरीर का तापमान बढ़ जाता। लेकिन ये जो वसा वाली परत है ये क्या करती है, इस तापमान को चेंज नहीं होने देती। फिर नेक्स्ट हमने त्वचा के उत्पन्न पढ़े थे, जिसमें त्वचा में रोम जैसी संरचनाएं पाई जाती है, यानी हमारी त्वचा के ऊपर क्या क्या चीजें पाई जाती है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। त्वचा के उत्पन्न, तो एक तो आपको पता है त्वचा पर रोम पाए जाते हैं, और दूसरे त्वचा पर कुछ ग्रंथियां होती है जो पसीना निकालेगी, तेलीय पदार्थ निकालेगी, दूध निकालेगी। ये सब ग्रंथियां क्या करती है, त्वचा की ग्रंथियां कहलाती है। तो इनका भी हम नेक्स्ट क्लास में विस्तार से पढ़ेंगे। हमने रोम के 3 भागों को अभी देखा था, रोम पुटक, रोम की जड़ और रोम पेपिला, जो मैंने आपको डायग्राम में बताया था कि जो नीचे वाला पार्ट होता है रोम का वो कहलाता है रोम पुट्टिका, और उसके रोम पुटक या रोम पुट्टिका जिसको हेयर फॉलिकल से आपके सामने दर्शाया गया है। उसके बाद नीचे वाला भाग है रोम की जड़, और सबसे नीचे एक गड्ढे जैसी संरचना जिसके अंदर रक्त वाहिनियां आई हुई है उसको बोलेंगे रोम पेपिला। ये रक्त वाहिनियां क्या काम करेगी, ये रक्त वाहिनियां जो हमारे भोजन में पोषक पदार्थ आते हैं उनको रोम की जड़ तक पहुंचाने का काम करेगी, जिससे जो हेयर है उसकी अच्छी ग्रोथ होगी, उसके अंदर शाइनिंग भी आएगी, यानी पोषक पदार्थ आप जो भोजन में लेते हो उसका आपके बालों पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज हमने पढ़ा अध्यावरणीय तंत्र। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे जो रोम के कुछ अन्य भाग बचते हैं और जो त्वचा ग्रंथियां होती है उनको, और हमारे शरीर में त्वचा के क्या क्या कार्य होते हैं वो हम पढ़ेंगे, और उसके साथ ही आपका अध्यावरणीय तंत्र हम कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगी। और अगर आपको ये मेरी क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।